हेलो फ्रेंड्स, सो यह वीडियो सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए है। इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस आपको जैसा पता है 40% वेटेज रखता है हमारे इंटर एग्ज़ाम में, और थ्योरेटिकल पेपर है ये, लेकिन इसको भी अगर प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ा जाए तो सब कुछ रिटेन हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है। यह एक रिविजनरी वीडियो है। यह एक वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी अपना मेन सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। कम से कम 5 बार आपने मेन मटेरियल रिवाइज कर लिया है, और अगर आपको ऐसा एक वीडियो चाहिए जिससे आप थोड़ा सा और अपने रिवीजन को इन्हांस कर सकें, सारी बातें आपकी मेमोरी में फिट हो सकें, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें और सब कुछ आप रिकॉल कराएं। सो यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप देख सकते हैं सिलेबस, इसमें इन टोटल हमारे पास इतने सारे चैप्टर्स हैं। सो हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड से अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, और थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड नेगोशिएशंस, एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स। फाइन, हम लोग कीवर्ड्स पढ़ेंगे, हम लोग लॉजिक समझेंगे, और हम लोग हर एक पॉइंट्स को टैकल करेंगे, लेकिन डेफिनेटली इन अ वेरी फास्ट एंड क्विक मैनर। हम लोग जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है जो कि हम क्लास में भी देते हैं, उसको थोड़ा कट करके हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर आपको रिवीजन क्लास देना चाह रहे हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हैं लास्ट टाइम भी हमारे स्टूडेंट्स का ऑल इंडिया रैंक 1 आया था, जिन्होंने एफएम इको में 83% मार्क्स सिक्योर किया था। सो अगर आप 100% मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स में आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि एक थ्योरेटिकल यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पर आपको टू द पॉइंट आंसर देना पड़ता है, जैसा भी मैंने आपको मटेरियल में दिया है। और अगर आप वो लिखते हैं तो आप डेफिनेटली इजीली 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। मेरे काफ़ी स्टूडेंट 90 अबव, 93, 95 मार्क्स भी इस पेपर में लेकर आए हैं। फाइन सर, लेट्स स्टार्ट रिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। सो हम अपनी शुरुआत थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से कर रहे हैं। कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जो भी मटेरियल आपको दिया गया है आप उसको यूज कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो यहाँ पर इस चैप्टर में ये कहा गया है कि क्या इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड होने से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड में कौन कौन सी थ्योरी प्रचलित है। सो आपको पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस। फाइन सर, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर यह उठता है कि इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो इसके फॉर में भी बातें हो सकती है, इसके अगेंस्ट में भी बातें हो सकती है। फाइन सर, व्हाट आर द आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो इंटरनेशनल ट्रेड से इकोनॉमी एफिशिएंसी बढ़ती है, इंटरनेशनल ट्रेड से कंपिटिटिव प्राइस में आपको इनपुट्स मिल जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड से स्कोप ऑफ मैकेनाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन बढ़ जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाती है जिससे जॉब क्रिएशन होता है। फाइन, इंटरनेशनल ट्रेड से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा मिलता है, नए मार्केट खुलते हैं जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी मदद करता है, दो कंट्रीज के बीच में ये बॉन्डिंग बढ़ाता है इंटरनेशनल ट्रेड। सो क्या क्या पॉइंट्स हैं जो इनके अगेंस्ट जाते हैं। सबसे पहले तो नेगेटिव लेबर मार्केट आउटकम्स, जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनका डिमांड कम होता है, बड़ी बड़ी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज मशीन में ज़्यादा रिलाई करती है रेदर देन अनस्किल्ड वर्कर्स। ये इक्वली बेनिफिशियल नहीं हो सकता दो कंट्री के लिए। हो सकता है एक कंट्री को ज़्यादा एडवांटेज हो लेकिन एक कंट्री को एडवांटेज ना हो। नेचुरल रिसोर्सेज और इन्वायरमेंटल डैमेज होने का खतरा रहता है। एडवर्स इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, बाहर के चीजें ज्यादा यूज होती हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स कम यूज होता है। रिस्की डिपेंडेंस ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑन फॉरेन नेशंस,
सो हम काफ़ी डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरी कंट्री के लिए। याद करिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी, वो इंडिया में पहले व्यापार करने आई थी और धीरे धीरे पूरे इंडिया में राज करने लगी थी। फाइन सर। वेलफेयर ऑफ पीपल मे बी इग्नोर्ड फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। Too much export orientation may hamper the genuine investment needs of the country. Investments हॉस्पिटल में होने चाहिए, स्कूल्स में होने चाहिए, कॉलेजेस में होने चाहिए, जबकि इन्वेस्टमेंट्स बड़े बड़े मॉल्स बनाने में हो रहा है, जो कि इंडिया की एट करेंट नीड नहीं है। इंडिया की नीड है हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, रोड्स। फाइन। इंस्टेड ऑफ कॉपरेशन अमॉन्ग नेशंस, ट्रेड में इंक्रीज सीवियर कंपटीशन। इससे कंपटीशन और बढ़ सकती है, रिलेशन और खराब हो सकता है। फाइनली, देयर इज एन ऑफन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ मेनी इश्यूज रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रांसपेरेंसी और प्रिडिक्टेबिलिटी भी इशू आती है इंटरनेशनल ट्रेड में। इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांसपेरेंट नहीं होते। सो यहां पर हमें 4 थ्योरीज पढ़ने हैं। सबसे पहला है मर्केंटाइलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, दूसरा है द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, तीसरा है द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज एंड चौथा है एचओ थ्योरी ऑफ ट्रेड, हेक्सचेयर ओहलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड। फाइन सर। सो मर्केंटाइलिस्टिक व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या कहता है? सो यह थ्योरी यह कहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड एक जीरो सम गेम है। एक कंट्री का गेन दूसरे कंट्री का लॉस है। सो अगर एक कंट्री को फायदा होता है इंटरनेशनल ट्रेड से तो दूसरे कंपनी को नुकसान होता है इंटरनेशनल ट्रेड से। जिस कंट्री के पास ज़्यादा प्रीसियस मेटल्स हैं और जो कंपनी कम इंपोर्ट करेगा वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। सो यहाँ पर इंपोर्ट को कम बताया जा रहा है कि इंपोर्ट कम से कम करो और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा करो, और एक कंट्री का गेन दूसरे कंट्री का लॉस है। इट्स ए जीरो सम गेम। फाइन सर। दूसरी थ्योरी है व्हाट इज द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि एक अगर कंट्री को फायदा हो रहा है तो दूसरे कंपनी को नुकसान हो रहा है। दोनों ही कंट्री फायदे में रह सकती है। अगर हम एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात करें, आप देख सकते हैं यहां पर कंट्री ए 1 घंटे में वीट बना रही है और कंट्री बी भी 1 घंटे में वीट बना रही है। तो आप कह सकते हैं कि कंट्री ए वीट बनाने में ज्यादा माहिर है, तो कंट्री ए को वीट बनाना चाहिए और कंट्री बी को क्लोथ बनाना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो दोनों को ही फायदा होगा, दोनों को ही फायदा होगा। और ये फायदा पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने क्लास में आपको बताया है। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज कहता है एक कंट्री किसी एक प्रोडक्ट बनाने में अच्छा है, दूसरी कंट्री किसी और प्रोडक्ट बनाने में अच्छा है। दोनों अगर मिलते हैं तो दोनों को यहां फायदा हो सकता है। कंट्री ए को वीट बनाना चाहिए और कंट्री बी को क्लोथ बनाना चाहिए। फाइन सर। एक तीसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। यह थ्योरी कहती है कि अगर आप दोनों प्रोडक्ट बनाने में भी माहिर है, अगर एक कंट्री जैसे यहां पर कंट्री ए है वो वीट बनाने में भी अच्छा है और क्लोथ बनाने में भी अच्छा है, अगर आप दोनों प्रोडक्ट बनाने में भी माहिर हैं तब भी आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहिए। इससे आपको दोनों को मिलकर फायदा जरूर होगा। तो यहां पर आप बताइए ए को क्या बनाना चाहिए? यहां पर ए को बनाना चाहिए वीट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेहतर है। वीट अगर वो बनाएगा तो बी जो कंट्री है वो सिर्फ 1 घंटे में 1 वीट बनाती है। यहां पर कंट्री ए अगर मिलकर दोनों काम करेंगे तो 1 घंटे अपने और 1 घंटे उनके, तो 2 घंटे में 12 वीट बना सकती है, 12 यूनिट ऑफ वीट बना सकती है। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि ए को यहां पर वीट बनाना चाहिए और बी को, ठीक है क्लोथ बनाने में वो इतना माहिर नहीं है लेकिन बी को क्लोथ बनाना चाहिए, और मिलकर अगर ये काम करते हैं तो दोनों को ही फायदा होगा। इसमें आपका जो फायदा आ रहा है वो ऑलरेडी मैंने क्लास के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में डेमोस्ट्रेट कर दिया है। तो यहां पर इस थ्योरी को बोलते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। तो यहां पर एक थ्योरी आता है द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। जो अभी हमने कंपैरेटिव एडवांटेज आपको किया बताया, उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, वो क्या हैं? सो यहां पर यह बताया जा रहा है कि ये सिर्फ सप्लाई कंडीशंस को देखता है।
लेकिन यह नहीं देखता कि डिमांड एक्चुअल में है कि नहीं है, जो भी चीजें बन रही हैं उसका डिमांड है कि नहीं, यह पूरी तरह से इग्नोर की गई है इस थ्योरी में। डज नॉट एग्जामिन वाई कंट्रीज हैव डिफरेंट कॉस्ट, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग कॉस्ट क्यों आ रही है इसके बारे में उन्होंने पड़ताल नहीं की। डज नॉट आंसर व्हाई डज अ नेशन हैव कंपैरेटिव एडवांटेज एंड कंपैरेटिव डिसएडवांटेज। सो इसमें अगेन उसी बात को आगे बढ़ाया गया है कि किसी कंट्री की कंपैरेटिव एडवांटेज है और किसी कंट्री की कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है, ऐसा क्यों है यह नहीं बताई गई है। फाइन सर, इसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट और है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट सिंपल यही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ द फोरगोन ऑप्शन, द वैल्यू ऑफ द फोरगोन ऑप्शन। अगर मैं यहाँ पर कंट्री ए को वीट बनाने के लिए बोलता हूँ और कंट्री बी को क्लोथ बनाने के लिए बोलता हूँ, तो कंट्री ए ने जब वीट बनाया तो कितना उन्होंने क्लोथ सेक्रीफाइस किया, तो 1 वीट इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको इक्वेशन वाइज डालूं 6W इज इक्वल्स टू 4C, तो क्या आ जाएगा 1W इज इक्वल्स टू 4/6C और 4/6C मतलब 2/3C। सो एक वीट बनाने में, 1 यूनिट ऑफ वीट बनाने में 2/3C मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं और सेम इसी तरह से कंट्री बी एक वीट बनाने में 2C सेक्रीफाइस कर रहा है। सो यहां पर कौन कम सेक्रीफाइस कर रहा है? कंट्री ए कम सेक्रीफाइस कर रहा है, कंट्री ए सिर्फ 2/3C ही सेक्रीफाइस कर रहा है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वीट इज लोअर इन कंट्री ए देन इन कंट्री बी, देयरफॉर कंट्री ए शुड कंसीडर स्पेशलाइजिंग इन प्रोड्यूसिंग वीट एंड कंट्री बी इन क्लोथ। कंट्री ए को वीट बनाना चाहिए और कंट्री बी को क्लोथ बनाना चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी कंपैरेटिव एडवांटेज में आंसर दिया ही है। सो जो आंसर कंपैरेटिव एडवांटेज से आएगा वही आंसर मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से भी आएगा। फाइन सर, एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो एक मॉडर्न थ्योरी क्या कहता है? मॉडर्न थ्योरी को एचओ थ्योरी भी कहते हैं, एचओ मॉडल भी कहते हैं। फाइन, सो यह फैक्टर इंडोनमेंट की बात करता है, जैसे लेबर, कैपिटल आर टेकन इनटू अकाउंट इन दिस थ्योरी। सो पहले वाले थ्योरीज में सिर्फ लेबर को लिया गया था, यहां पर लेबर एंड कैपिटल दोनों को लिया जा रहा है। यह थ्योरी कहता है कि डिफरेंट रीजन के पास डिफरेंट फैक्टर इंडोनमेंट है, किसी कंट्री के पास लेबर बहुत ज्यादा है, किसी कंट्री के पास कैपिटल बहुत ज्यादा है। जिस कंट्री के पास लेबर है वो लेबर इंटेंसिव काम करेगी, जिस कंट्री के पास कैपिटल है वो कैपिटल इंटेंसिव काम करेगी। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो यह थ्योरी कहता है कि कंट्री को वह एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसमें उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज है। द थ्योरी स्टेट्स दैट अ कंट्रीज एक्सपोर्ट डिपेंड्स ऑन इट रिसोर्स इंडोनमेंट, दैट इज वेदर द कंट्री इज कैपिटल अबेंडेंट और लेबर अबेंडेंट। सो आप इस लाइन से भी इस बात को समझ सकते हैं, द थ्योरी स्टेट्स दैट a country's exports depends on its resource endowment, that is whether the country is capital abundant or labor abundant. If a country is capital abundant one, अगर कंट्री के पास कैपिटल ज्यादा है तो उसे एक्सपोर्ट क्या करना चाहिए? कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहिए। और अगर कंट्री के पास लेबर ज्यादा है तो उसे एक्सपोर्ट क्या करना चाहिए? लेबर इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहिए। सो एचओ थ्योरी दो प्रकार के होते हैं, एचओ ट्रेड थ्योरम एंड फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। एचओ ट्रेड थ्योरम वही कहता है जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, अगर आपके पास लेबर इंटेंसिव है तो आपको वही काम करना चाहिए और उसके हिसाब से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसे एक्सपोर्ट करना चाहिए। और अगर आपके पास कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा है तो आपको कैपिटल इंटेंसिव रिलेटेड काम करना चाहिए और उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, और जो आपके पास नहीं है उस चीज को इंपोर्ट करना चाहिए। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, यह थ्योरम क्या कहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड लास्ट लाइन आप देखेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड इक्वलाइजेज द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिटर्न्स टू होमोजेनियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर प्राइसेस। सो इंटरनेशनल ट्रेड जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उसे इक्वल कर देता है, उसे बराबर कर देता है। अगर कोई चीज
अगर यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो कीमत से बन रहा है, एक ऐसा वक्त आएगा कि फॉरेन में भी उसी कीमत से बनेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये इक्वलाइज हो जाएगा, जो यहाँ के लेबर हमसे पैसा चार्ज करेंगे, इंटरनेशनल में भी वही उतना ही पैसा चार्ज करेंगे। इन अदर वर्ड्स, द वेजेस ऑफ होमोजीनियस लेबर एंड रिटर्न्स टू होमोजीनियस कैपिटल विल बी सेम। सो ये क्या होगा, अगर लेबर और कैपिटल का जो रिटर्न है वो एक वक्त पे सेम हो जाएगा। इन ऑल दोज नेशंस which engage in trading, the factor price equalization theorem says that if the prices of the output of the goods are equalized, अगर आउटपुट की जो प्राइस है वो इक्वल है तो जो इनपुट फैक्टर्स है उनकी प्राइस भी इक्वल हो जाएगी। फाइन सर, एक वर्ड यूज किया गया कन्वर्ज। दिस इंप्लाइज दैट द वेजेस एंड रेंट्स विल कन्वर्ज। कन्वर्ज मतलब बराबर हो जाना, मिल जाना। फाइन सर। सो एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, डिफरेंस बिटवीन अ कंपैरिजन ऑफ थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एंड मॉडर्न थ्योरी। सो अभी हमने जो लास्ट में पढ़ा था उसे मॉडर्न थ्योरी कहते हैं और कंपैरेटिव कॉस्ट के बारे में तो आपको पता ही है। फाइन सर। सो डिफरेंस क्या है? द बेसिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज इज कंपैरेटिव कॉस्ट। सो यहां पर कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस का बेसिस है। यहां पर हम फैक्टर इंडोनमेंट के बारे में बात करते हैं, कैपिटल और लेबर के बारे में बात करते हैं। ये लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है, इसे हम मनी कॉस्ट बोलते हैं। यह लेबर को ही कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर लेबर और कैपिटल को भी कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड को अलग रखा गया है। यहाँ पर मॉडर्न थ्योरी में कहा गया है कि इंटरनेशनल ट्रेड इज ओनली ए स्पेशल केस ऑफ इंटर रीजनल ट्रेड। यहाँ पर कंपैरेटिव कॉस्ट के बारे में पढ़ा जाता है। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, हम रिलेटिव प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा फैक्टर ज़्यादा बेहतर है, हम उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्शन जो डिफरेंस आ रहा है, जो एफिशिएंसी में डिफरेंस आ रहा है, वो हम बोलते हैं ये ड्यू टू वर्कर है। और यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो ड्यू टू फैक्टर इन्वायरमेंट है, जहाँ पर वर्कर भी होंगे जैसे कि लेबर और कैपिटल भी होगा। डू नॉट टेक इनटू अकाउंट फैक्टर प्राइस डिफरेंस। यहाँ फैक्टर प्राइस के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर फैक्टर प्राइस के बारे में बात किया जा रहा है। डू नॉट प्रोवाइड द कॉज ऑफ डिफरेंस। ये नहीं बताता कि डिफरेंस क्यों है, लेकिन ये बताता है कि डिफरेंस क्यों है। लेबर की वजह से डिफरेंस आ रहा है, कैपिटल की वजह से डिफरेंस आ रहा है। ये एक तरह का नॉर्मेटिव है, ट्राइज टू डेमोस्ट्रेट द गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव थ्योरी है। कंसेंट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, ये बताता है कि ट्रेड का बेसिस क्या है, ट्रेड क्यों हो रहा है। फाइन सर। एक लास्ट थ्योरी है, व्हाट इज न्यू ट्रेड थ्योरी, एनटीटी शॉर्ट में हम इसे बोलेंगे। सो यह कहता है कि कंट्री आजकल हर चीज बना रही है। मान लीजिए इंडिया अगर कार बना रही है तो इंडिया कार इंपोर्ट भी कर रही है। फाइन, इंडिया आज मोबाइल फोन बना रही है तो इंडिया आज मोबाइल फोन इंपोर्ट भी कर रही है और एक्सपोर्ट भी कर रही है, कार भी एक्सपोर्ट कर रही है। सो यह है न्यू ट्रेड थ्योरी। यह डेवलप हुआ था 1970s में। फाइन, यहां पर क्या है, न्यू ट्रेड थ्योरी क्या कहता है, न्यू ट्रेड थ्योरी कहता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत ज्यादा बनाती है प्रोडक्शन, जिससे उनको कॉस्ट पर यूनिट कम पड़ता है, जिससे वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट को तो कैटर करती ही करती है, प्लस इंटरनेशनल मार्केट को भी कैटर करती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और एक आपका है नेटवर्क इफेक्ट। मान लीजिए अगर मेरे पास व्हाट्सएप है तो आपके पास भी व्हाट्सएप हो जाएगा, सबके पास व्हाट्सएप हो जाएगा। ये आजकल एक मोनोपोलिस्टिक एक व्यू लेकर चलते हैं सब। आज मेरे पास अगर आईफोन है तो आपके पास भी आईफोन हो जाता है। तो ये क्या होता है, एक गुड्स का नेटवर्क इफेक्ट इसे कहते हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यूजिंग इट इंक्रीजेस, इसको बैंड वैगन इफेक्ट भी कहते हैं। आप देख सकते हैं इसे नेटवर्क इफेक्ट कहते हैं। अगर एक कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो फास्ट वे में सारे लोग फिर वैसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज मोनोपोलिस्टिक अपने व्यूज को लेकर आती है। और डेफिनेटली ये दो रीजन है न्यू ट्रेड थ्योरी के होने के, एक इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल
और एक नेटवर्क इफेक्ट। सो यहाँ पे क्या कहता है, दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू इन की इकोनॉमिक सेक्टर सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, फूड एंड ऑटोमोबाइल्स। वी हैव कार्स made in India, yet we purchase many cars made in other countries. The mobile phones we are using is a good example. India produces them and also imports them. Fine, इस थ्योरी को कहते हैं न्यू ट्रेड थ्योरी। फाइन सर। एक और क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड। सो इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड बहुत ही सिंपल है। इंटरनेशनल ट्रेड दो कंट्रीज के बीच में होता है, डोमेस्टिक ट्रेड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री होता है। इंटरनेशनल ट्रेड में मल्टीपल करेंसीज इन्वॉल्व होते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है, हेट्रोजिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा विविधता होती है इंटरनेशनल ट्रेड में, लीगल सिस्टम डिफरेंट होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन डिफरेंट होते हैं, डाइवर्स रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। सो ये सारी चीजें होती है इंटरनेशनल ट्रेड में जो कि डोमेस्टिक ट्रेड में नहीं पाया जाता। सो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। सो आपको ये पूरा पॉइंट लिखना होगा जो कि मैंने अभी आपको बताया है। फाइन सर। सो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा चैप्टर था जो कि हमने रिवाइज किया। आई होप आपने अच्छे से रिवाइज ऑलरेडी खुद से भी किया होगा, और ये जब आपने वीडियो देखा तो आपके जो नॉलेज है वो और इनहांस हुई होगी। एग्जाम के लिए आपको काफी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। डेफिनेटली इस चैप्टर को मैं अपने तरफ से एंड करता हूं। अगर आपको ये रिविजनरी क्लास अच्छी लगी तो आप डेफिनेटली लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा नेक्स्ट चैप्टर्स के भी रिविजनरी क्लासेस अपलोड करने की, ताकि आपके एग्जाम में आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो और आप 100% मार्क्स सिक्योर करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। सो फ्रेंड्स, FME को बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग पेपर है। आप देख सकते हैं 91 मार्क्स तक इस पेपर में मिलते हैं, 91, 93 मार्क्स। सो आप भी 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। मैं ये इस मार्कशीट को आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आपका पूरा प्रिपरेशन अच्छा नहीं भी है और अगर आपका FME को बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो रखा है तो प्लीज़ आप इग्नोर मत कीजिएगा। इस पेपर को जरूर आपको देना है और बहुत अच्छे से करना है। अगर आप 100% मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो इको में आपको बेटर करना पड़ेगा, क्योंकि FM में मेरा मानना है कि सारे स्टूडेंट्स को मेरे 100% मार्क्स ही मिलता होगा। बस इको में थोड़ा थ्योरी के कारण कट जाता होगा मार्क्स, लेकिन फिर भी आप अगर इको में एक्सेल करेंगे तो आपको 100% मार्क्स जरूर मिलेगा। आप देख सकते हैं इस मार्कशीट को। अगर आपका कोई पेपर सही से तैयारी नहीं भी हो पाया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। FM इको के बदौलत आपका पूरा ग्रुप क्लियर हो जाएगा। फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 93, 91 मार्क्स यहाँ पे मिल रहे हैं, 90 मार्क्स यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली ये सब मार्क्स बताता है कि दिस पेपर इज हाईली स्कोरिंग पेपर और आपके ऊपर है आप कितना अच्छा इस यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आगे के भी मैं लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड कर दूंगा और आप तैयारी अपनी जारी रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फाइन।